मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोहे सव्यसाहुणम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बने रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। प्रशिक्षण की अभ्यास कक्षा चल रही है और इसमें हम कल बालबोध पाठमाला भाग 1 के अंतर्गत 4 पाठों को पक्का कर चुके हैं। नमोकार महामंत्र, 4 मंगल, तीर्थंकर भगवान और जीव अजीव। शेष जो पाठ हैं पहले भाग के वो आज करा दिए आपकी मुख्य कक्षा में। इसमें देव दर्शन, दिनचर्या, मेरा धाम और भगवान आदिनाथ, तो ये सभी पाठ आपको अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए। आपने सुबह जो देव दर्शन पाठ पढ़ा है उसमें से मैं कुछ प्रश्न करूंगा, फिर दिनचर्या में से और ऐसे ही और करके अपन ये बालबोध पाठमाला भाग 1 पक्का करेंगे पूरा। उसके बाद प्रशिक्षण निर्देशिका में जो कुछ शिक्षण प्रशिक्षण के जो बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। कल से आपको पढ़ाना भी है कोई भी पाठ, जैसे जीव अजीव पाठ है, 4 मंगल है, नमोकार महामंत्र है, जो आपको सरल लगे या जो आप कर सकें तैयार, वो अच्छा तैयार करके और वो पाठ आपको प्रस्तुत करना है। ठीक है। आज हम उसकी पढ़ाने में जो उपयोग में आने वाले सोपान हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, जिससे आपको पढ़ाने में आसानी रहेगी। आज जो मुख्य कक्षा है उसमें हमारे अध्यापक ने एक आदर्श पाठन भी किया था, पढ़ाया था, अध्यापन किया था। उसी तरह से आपको भी तैयारी करनी है और अच्छे से व्यवस्थित तरीके से पढ़ाना है। देव दर्शन की विधि, देव दर्शन की विधि आप संक्षेप में सुना सकते हैं क्या? जो व्यवस्थित क्रम से क्या क्या करना चाहिए, ये विधि आपको बतानी है। देव दर्शन की विधि कौन बता सकेंगे? कोई नहीं? कुछ रह जाएगा तो दूसरे लोग बताएंगे और आखिरी में फिर हम बता देंगे। कोशिश तो करिए आप, है ना? चलिए, तो पल्लवी जी हिम्मत करती हैं। बिल्कुल सरल काम है। देव दर्शन की विधि, जो हम जिस विधि से हम दर्शन करते हैं, जो यहाँ विधि लिखी उसी विधि से हम दर्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई थोड़ा कुछ उसमें मिलावट कर देता हो तो वो बोलेगा, वो नहीं बोलना है। बोलना यही है, जो आदर्श विधि है देव दर्शन की, वही आपको बोलना है। ठीक है? तो पल्लवी जी बोल रही हैं, बाकी सभी ध्यान से सुनेंगे और यदि उसमें कोई पॉइंट रह जाए, कोई छूट जाए तो बाद में आपको बताना, बीच में नहीं बोलेंगे।
हाँ जी पल्लवी जी, आपकी आवाज तो नहीं आई। सर अब आ रही है। हाँ बोलिए। देव दर्शन के लिए हमें सबसे पहले हम मंदिर जाते हैं, तो हम पर जो पहले हमें अपने और चमड़ी की जो चीजें होती हैं पहले हमको उतारते हैं। हमारी जो तो मतलब क्या आपको भी ऐसा लग रहा है बाकी लोगों को कि आवाज कट रही है काफी? हाँ हाँ सर, आवाज बहुत कट रही है। अब क्या थोड़ा सा चेक करिए अपना सिस्टम। तब तक और कोई प्रयास करेंगे? जी सर, मैं बताऊं? हाँ जी तनु जी जी सर, सबसे पहले मंदिर जी जाते हैं, घर से निकलते हैं और चिंतन करते हुए कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर वहां जाके अपने जूते चप्पल उतार के जो पानी रखा होता है उससे हाथ और पैर धो के फिर हम अंदर की तरफ जाते हैं और ओम निस्सही निस्सही बोलते हैं 3 बार। फिर अंदर जाके भगवान की वेदी के सामने मंगल पाठ नमोरियंतानम बोलते हैं पहले, फिर चत्तारी मंगलम, फिर कोई भी स्तुति या पाठ पढ़ना होता है। फिर उसके बाद हम अष्टांग नमस्कार करते हैं और फिर 3 प्रदक्षिणा देकर फिर हो सके तो स्वाध्याय या कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए। शायद मिस तो हुआ है सर काफी कुछ। नहीं, कोशिश तो की आपने। चलिए, और पल्लवी जी क्या बता रही हैं? सर अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आप क्लियर है एकदम बढ़िया। बोलिए। सर मैं मतलब शुरू से बताऊं? बताइए जाने से पहले हमें अपनी चमड़े की वस्तुएं और ये सब घर पे ही छोड़ के जाना चाहिए। और बाई चांस अगर हम भूल जाते हैं उतार, तो हमें मंदिर जी जाके वहां पे चप्पल उतारना चाहिए। और जो हम चमड़े की बेल्ट वगैरह जो और चीजें अशुद्ध पहनते हैं वो हमें उतार के हमें वहां पर जो जल होता है बाहर उससे हमें अपने हाथ और पैर धोने चाहिए। और उसके बाद हमें मंदिर में प्रवेश करना चाहिए निस्सही 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 कह के 3 बार। उसके बाद हमें जो वेदी के सामने हमें ओम जय 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 नमोस्तु 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 करके नमोकार मंत्र और मंगल करना चाहिए। और उसके बाद फिर अष्टकार चाहिए। और 3 प्रदक्षिणा लगाने के बाद फिर हमें 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। और उसके बाद फिर हमें वहाँ पर मतलब मंदिर जी में आधा घंटा बैठ में स्वाध्याय करना चाहिए, या वहाँ पंडित जी के कोई प्रवचन चल रहे हो तो वो हमें सुनने चाहिए। और फिर हमें सुनने के बाद थोड़ी देर करना आया इससे मंदिर से हम लौट कर आते हैं। ठीक है, कुछ बात कट रही थी लेकिन समझ में तो आ गया कि आपने सब सही बोला है। चलिए, तो देखिए आपने व्यवस्थित तरीके से बोला है। और अब इसमें एक चीज और बस समझनी है कि चमड़े की वस्तुओं का जो बार बार प्रयोग आया है, ये आप देखेंगे संवाद में, जो बच्चा कभी मंदिर नहीं जाता है वो बच्चा पहने था चमड़े की वस्तु। जब वो अपने मित्र से पूछता है कि जिनेश कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता है जिनेश की मंदिर जी। तो क्यों जा रहे हो? तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने। अच्छा मैं भी चलता हूं। तो फिर वो बोलता है कि जो चमड़े का बेल्ट पहन रखा है ना, चमड़े की पट्टी है, वो घर पे उतार के आओ, खोल कर आओ। तो क्या क्या समझ में आ रहा है कि ये जो बच्चा कभी मंदिर नहीं जाता है, उसके संस्कार नहीं है जैन बच्चा, लेकिन संस्कारहीन है, तो वो ऐसा कर सकता है, ऐसी गलती कर सकता है। तो उसके लिए कहा कि चमड़े की वस्तु खोल देना चाहिए, खोल के आए वो, ठीक है ना। लेकिन यदि हम इस बात को दिनचर्या में देव दर्शन की विधि में जोड़ें कि चमड़े की वस्तुएं जो हम पहनते हैं या हम यूज करते हैं, तो उसको खोल देना चाहिए, बाहर रख देना चाहिए, फिर हाथ पैर धो लेना चाहिए,
तो ये मुझे नहीं जमता कि ऐसा अपन को बोलना चाहिए। अपन तो सीधा यहाँ से शुरू करें कि हम मंदिर जाते हैं तो वहां मंदिर के बाहर पानी रखा होता है, उससे अपने हाथ पैर धोकर, जूते चप्पल उतार के तो ठीक है बोल देंगे, है ना, चमड़े वगैरह की बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। और यही बोलना है कि जूते चप्पल उतार कर, हाथ पैर धोकर और 3 बार निस्सही 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 कहते हुए मंदिर जी में प्रवेश करना चाहिए। फिर मंदिर की वेदी के सामने ओम, यहाँ ओम बोलना है, निस्सही के पहले नहीं, यहाँ ओम बोलना है। ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र की महिमा, 4 चत्तारी मंगल पाठ, ये जो मंगल पाठ है ये पूरा बोलना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कोई स्तुति बोलते हुए फिर हाँ उसके पहले बोलते हुए 4 ये पाठ बोलते हुए फिर अष्टांग नमस्कार करना है। अष्टांग नमस्कार करने के बाद मन को एकाग्र करके कोई स्तुति बोलते हुए, भगवान की स्तुति बोलते हुए 3 परिक्रमाएं देना है, 3 प्रदक्षिणा। 3 प्रदक्षिणा देने के बाद फिर क्या करना है, फिर भगवान को नमस्कार करना है और नमस्कार करके 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना है। कहीं साइड में हम खड़े हो जाएं और 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। उसके बाद फिर शांति से बैठकर या तो स्वयं स्वाध्याय करें या मंदिर में स्वाध्याय हो रहा हो, शास्त्र स्वाध्याय हो रहा हो तो स्वाध्याय सुने और उसके बाद थोड़ी देर बैठकर ये विचार करें जो शास्त्र में सुना है वो, और जो मंदिर आने का प्रयोजन है उस पर हम विचार करें कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ, इत्यादि विचार करना चाहिए। इस तरह भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने की विधि है, ठीक है। अब इसमें ये तो नहीं लिखा कि मंदिर से वापस लौटते समय क्या करना चाहिए, तो मतलब डॉक्टर साहब या बारिल जी जिनने भी ये पाठमाला लिखी है, रतन चंद जी बारिल साहब ने, वो चाहते ही नहीं कि आप लौटें हैं, भगवान बन जाएं। जिस भावना से हम मंदिर गए थे वो भावना हमारी सफल हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है ना। फिर मैंने एक बार ब्रह्मचारी कल्पना बहन से पूछा था कि अब मंदिर से बाहर वापस तो आते हैं तो क्या करें, तो अब आना ही पड़े तो क्या करें, कि भगवान बनने की भावना मन में लेकर मंदिर के बाहर आना चाहिए। मतलब भगवान बनने की भावना लेके अंदर गए थे, वो कोशिश भी की, ठीक है ना, लेकिन अब उसके बाद घर जाना है, अब मंदिर से बाहर जाना है, तो भगवान बनने की भावना मन में लिए हुए हमें मंदिर से बाहर जाना चाहिए, ठीक है ना। ये तो हो गई विधि। अब इस विधि में जैसे शब्द हैं जो निस्सही, तो निस्सही का क्या अर्थ है समता जी, देख के तो नहीं पढ़ेंगी ना, बोलिए बोलिए। अभी देख के पढ़ सकते हैं क्या? हाँ पढ़िए पढ़िए। निस्सही का अर्थ है सर्व संसारिक कार्यों का निषेध। तात्पर्य यह है कि संसार के सब कार्यों की उलझन छोड़कर मंदिर में प्रवेश करें। इसको समझाइए जरा। मतलब हम जब भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हमारे साथ हमारा परिग्रह तो बस जो शरीर पे होता है वही होता है। एक्चुअल में घर वगैरह जो भी बाकी सामान है वो तो सब कहीं और दूसरे क्षेत्र में होता है, पर उनके प्रति जो कर्तव्य भोक्तृत्व की भावना हमारे अंदर रहती है और उसके कारण जो हमारा पूरा संसार हमारे साथ चलता है प्रति समय, उन सब को भी हमें, उन सब उलझनों को हमें बाहर छोड़कर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और इसका एक और अर्थ ऐसा भी होता है कि अगर आज वहाँ मंदिर के दरवाजे के आसपास कोई देव वगैरह हो तो निस्सही बोलने से वो हमें रास्ता दे, हम उनसे किसी तरीके से टकराए नहीं या उनको किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है, ये भी समझ सकते हैं कि भाई देव हो सकते हैं मंदिर में, देवगति के देव, वो भी दर्शन करने आया हूँ, तो निस्सही बोला तो वो भी रास्ता दे देते हैं, या घंटी बजाई हमने तो वो रास्ता दे देते हैं। इस तरह भी इसके पीछे रहस्य हैं। बाकी यहाँ पर जो विषय है वो यही है मुख्य,
मुख्य विषय पर ही अपन को ध्यान देना है कि वो ये है कि संसार की सारी उलझनें छोड़कर मंदिर जी में प्रवेश करें। कि अब वो हम गैस जला के आए थे कि उस पर कुकर रख के आए थे कि कड़ी दाल बना मतलब तैयारी करके आए थे कि क्या करके आए थे घर में, उस पर विचार नहीं करना है, उसकी चर्चा भी नहीं करना है। ये हमारी सास है कि बहू है कि क्या है, उनसे क्या है, किससे क्या है, वो चर्चा भी नहीं करना, चिंतन नहीं। संसार की सारी उलझनें बाहर छोड़ दो। निस्सही कहा मतलब छूट ही जाना चाहिए। फिर ना कोई रिश्तेदार है, ना नातेदार है, ठीक है ना हमारा कोई मित्र है, ना शत्रु है। वहां भगवान और भक्त बस दो हैं, परमात्मा और आत्मा। आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई भी दूसरा चिंतन वहां नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह की दृढ़ता हमारे अंदर रहे, इसका संकल्प हम निस्सही बोल के लेते हैं, ठीक है। अब ये सभी चीजें तीन 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 ही बार बोली जाती हैं, तो इसके पीछे क्या रहस्य है, आपको क्लास में भी बताया था। बताइए निधि जी। सर क्लास तो आज मिस हुई थी आध घंटे की, लेकिन मुझे जो लग रहा है आंसर कि मन वचन काया वाला लॉजिक है क्या? 3 बार मन वचन काय से आप बोल रहे हैं। अपन क्या है, 3 सुनते ही कुछ ना कुछ 3 वाली चीजें लगा ही लेते हैं। लगा ही है, मुझे आपने पूछा तो यही ख्याल आया। पल्लवी जी आप बताइए। बहुवचन होता है इसलिए हम 3 बार करते हैं। तो बहुवचन से क्या तात्पर्य है? सर बहुवचन से सर इसमें सर अपने धर्म में ऐसा बताया गया है कि जो मतलब 2 तक तो हम एक वचन ही करते हैं, 2 से ज्यादा होता है तो हम उसे बहुवचन में करते हैं। तो जो उसमें 2 से ज्यादा जो रहता है उसे हम 3 मतलब 3 का ऐसा उसका वो रहता है, इसका 3 से फिर मल्टीप्लाई करके ऐसा शायद मुझे शायद ऐसा बहुवचन का। कोई कुछ बताना चाह रहे हैं क्या इस संबंध में? आज चर्चा हुई है। हाँ तनु जी बताइए। सर वहीं पे चर्चा हुई थी कि मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो जो निधि जी ने बोला है वो बात तो सही है, मन वचन काय। तो वहाँ पे यही बोला था कि मनोयोग, वचन योग और काय योग से करते हैं। अब देखो, यदि मनोयोग, वचन योग, काय योग की बात की है तो मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक हम भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, ये समझ सकते हैं। कोई कहता है कि रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए हम 3 परिक्रमाएं देते हैं या 3 बार हर चीज बोलते हैं। 3 है ना, रत्नत्रय 3 है ये भी। और तीसरा लॉजिक है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बहुवचन वाला है। देखो संस्कृत के हिसाब से है, संस्कृत के अनुसार 3 वचन होते हैं। हिंदी में तो 2 ही होते हैं, इंग्लिश में भी 2 होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन हिंदी में। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक बार लगाई तो एक हो गया, 2 बार लगाई तो द्विवचन हो गया। 2 को एक वचन में नहीं लेंगे, द्विवचन में लेंगे। 1 को एक वचन में, 2 को द्विवचन में और 3 को बहुवचन में। और बहुवचन में 3 ही नहीं है, 3 से लेके अनंत तक है, इन्फिनिट, ठीक है ना। मतलब फिर कोई उसकी संख्या नहीं है कब तक, तो अनंत तक। तो हमारी ये भावना होती है कि 1 बार परिक्रमा लगाई, 2 बार परिक्रमा लगाई, 3 बार परिक्रमाएं लगाई, मतलब कि हे प्रभु मैं अनंतों बार आपके ही नजदीक रहूं, है ना। जय जयकार भी 3 बार, निस्सही भी 3 बार, मतलब ये एकदम पक्का दृढ़ता का वाचक है। निस्सही 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 3 बार कह दिया, मतलब सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध निषेध निषेध। जैसे वो क्या जज बोलता है ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो सब बिल्कुल शांत हो जाते हैं ना, फाइनल। तो ऐसे इसको हम समझ सकते हैं कि 3 बार कहने का मतलब अनंत बार, मतलब एकदम वो फाइनल हो गया, निश्चित हो गया पूरा। और हर चीज में वो 3 बार ही प्रयोग किया है। तो
तीन का मतलब अनंत भी होता है, 3 से लेके अनंत तक सब बहुवचन में आते हैं, इसीलिए हम 3-3 बार ये सब चीजें बोलते हैं। ठीक है, रत्नत्रय की प्राप्ति की भावना है, ये भी ठीक है। मन वचन काय तीनों की एकाग्रता पूर्वक हमें वंदन नमस्कार करना चाहिए, ये भी ठीक है। सभी कुछ ठीक है ना, उसमें क्या समस्या है ना। इसके पीछे सही भावना होना चाहिए, भावना सही समझना है और इसमें कोई समस्या नहीं। अब जैसे अकेला रत्नत्रय कह दिया तो रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए, मन वचन काय अकेला कह दिया तो मन वचन काय तीनों की योग मतलब तीनों की एकाग्रता पूर्वक, है ना। और बहुवचन कह रहे हैं तो अनंत बार का वाचक होना चाहिए कि अनंत बार हम प्रभु को जय जयकार करते हैं या उनको नमोस्तु करते हैं, है ना। और उनके चारों ओर, देखो चारों ओर घूमने का मतलब क्या है, जैसे कोई किसी के चक्कर लगाता है, कहते ना कि चक्कर लगाता रहता है ये है, तो चक्कर लगाता मतलब उसको पसंद करता है, तो वो उसके चक्कर लगाता रहता है जिससे उसको वो चीज मिल जाए उसको। ऐसे हम भगवान के चक्कर लगा रहे हैं कि भगवान की जैसी दशा है वो हमारी भी वैसी दशा प्रकट हो जाए, वैसा सुख हमें मिल जाए, वैसी वीतरागता हमें प्रकट हो जाए, है ना, वैसा मोक्ष हमें हो जाए। इस तरह की भावना होती है जिससे हम उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह हमने ये सभी चर्चा की। इस सब से लाभ क्या है, विधि पूर्वक देव दर्शन करेंगे तो इससे क्या लाभ होगा, चलो बताइए। कौन रह गया, सुलोचना जी। इससे आत्मा में शांति मिलती है और हमारे परिणामों में भी निर्मलता आती है। और यदि हम अपनी आत्मा को समझकर उसमें लीन हो जाएं तो हम भी उनके जैसा, भगवान के जैसे बन सकते हैं। ठीक है, इसमें ये भी लिखा है मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है और आत्मा को हम समझकर उसमें लीन हो जाएं तो हम स्वयं परमात्मा बन सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह यहाँ जो अपन पढ़ते हैं जिन दर्शन से निज दर्शन, तो ये पूरी भावना इसमें आ रही कि नहीं आ रही। जिनन भगवान के दर्शन करने से निज दर्शन होता है, तो इस भावना से हम दर्शन करते हैं, उससे भगवान के दर्शन करते परिणामों में निर्मलता आती है, पवित्रता आती है, परिणाम शांत होते हैं। ठीक है, और हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुख होती है, हमें संसार से वैराग्य प्राप्त होता है। हम सोचते हैं कि आज हम सोच रहे थे कि अच्छी सज के जाएं तो लोग हमें देखेंगे कि क्या बात है, कितना बढ़िया, कितने नए कपड़े लाए हैं, आभूषण इतने बढ़िया हैं, और सामने जिसके हम दर्शन कर रहे हैं तो उसने तो वस्त्र का एक धागा भी नहीं रखा, और वो कितने सुखी हैं और हम कितने दुखी हैं। तो ऐसी भावना आती है कि अरे रे हम क्या सोच के आए थे, ये तो सब त्यागने योग्य है, सब छोड़ने योग्य है, इसमें कोई सुख नहीं है। तो ये भावना हमें भगवान को देख के आती है ना। तो ऐसी भावना आना चाहिए। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सब ज्ञान हुआ, जल से फल तक का वैभव यह मैं आज त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया, है ना। तो इस तरह से हमें भावना करनी चाहिए। चलिए, अब और कुछ पूछना हो आपको देव दर्शन के संबंध में तो आप पूछ सकते हैं, तो आगे बढ़ें। हाँ, दिनचर्या। हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ बोलिए। देवदर्शन की विधि जो है वो तो समझ में आ गई, पर बचपन से देखते मैं आई हुई अभी भी जो मंदिर में देखने मिलता है कि सभी मतलब लेडीज ज्यादा वो पूजा करके ही आते हैं, तो ऐसे लगता है कि इम्पोर्टेंट है पूजा करना रोज। तो इसको देवदर्शन की विधि में स्वाध्याय तो लिखा है, पूजन की कोई बात क्यों नहीं की गई?
कि जैसे प्रायः ज्यादातर बच्चे या ज्यादातर लोग भगवान के दर्शन करते हैं और दर्शन करके फिर ये सभी प्रक्रिया जो यहाँ बताई है ये करके आ जाते हैं, और उसमें स्तुति तो आई है जी, स्वाध्याय भी आया है ना। अब ये है कि पूजन की बात नहीं आई, तो अपन पूजन की बातों को आगे पढ़ेंगे। जो वितराग विज्ञान आएगा उसमें पूजा विधि और फल ये प्रकरण आएगा, पूजन भी आएगी। तो हर पाठ में हर चीज संभव नहीं है, यहाँ पर देव दर्शन की विधि बताना ये महत्वपूर्ण है। प्रायः ज्यादातर लोग देव दर्शन करते हैं, लेकिन पूजन सभी नहीं करते। संक्षिप्त, वो स्तुति भी पूजन ही है, वो संक्षिप्त है ना। स्तुति मतलब गुणगान, अरहंत आदि गुणगान करना, वो स्तुति है, वही पूजन है, वही भक्ति है ना। तो ये अपन संक्षेप में कर लेते हैं, और बाकी विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए, ये इसका निषेध तो है नहीं यहाँ, बस उस बात को गौण किया है कि दर्शन की विधि बता रहे हैं, देव दर्शन की विधि, बाकी चीजों का निषेध नहीं है। आगे और दूसरे पाठों में ये बताया जाएगा कैसे पूजन करना है, क्या विधि है, पूजन भी सिखाई जाएंगी, है ना। अब देखो देव दर्शन से आप क्या समझते हैं? देव दर्शन से भगवान के दर्शन सिर्फ बाहरी दर्शन नहीं करना है, उनके गुणों को याद करना है ताकि हमें अपने गुणों की महिमा आए। तो और ये सारा जो स्तुति है चाहे पूजन है, ये सब माध्यम ही है जिनके माध्यम से हम भगवान के गुणों को याद करते हैं। तो मुझे वो वैसा डाउट नहीं था, लेकिन बचपन से दादी ने या माँ ने वो जो चाबी भरी हुई है कि मंदिर जा रहे हो पूजा करके आओ। नहीं पूजा तो करनी है, ये हम कर लेते हैं। जैसे अर्घ्य तो ले ही जाते हैं, घर से द्रव्य ले जाते हैं और अपन कोई अर्घ्य बोलते हैं और अर्घ्य चढ़ा देते हैं, तो इतना तो में करते ही हैं। और बाकी पूजा तो ये भी संक्षिप्त पूजा हुई, और तरीके से विस्तार से पूजा करनी चाहिए, है ना, वो तो करना ही चाहिए। अब देव पूजा तो हमारे श्रावकों का कर्तव्य है ना। देव पूजा गुरु पास्ती आएगा वितराग विज्ञान में। चलिए, तो अब देव दर्शन, यहाँ दर्शन शब्द देखो, दर्शन का अर्थ देखना भी होता है। तो और देव का अर्थ क्या है? जिनेंद्र देव। देव का अर्थ है जिनेंद्र देव, और दर्शन का अर्थ देखना भी है। दर्शन का अर्थ श्रद्धा भी होता है, श्रद्धा का अर्थ विश्वास, है ना, कि हे जिनेंद्र देव, आपका जो बताया हुआ मार्ग है यही सही है, आप जो कर रहे हैं यही सही है, आपकी जैसी अवस्था है ऐसी मेरी अवस्था हो जाए, ऐसी श्रद्धा प्रकट होती है ना, ऐसी आस्था हमारी वहां दर्शन करते समय प्रकट होती है कि हम देव के दर्शन करके ये भावना करते हैं कि यही मार्ग है, ऐसा ही मुझे बनना है और मैं ऐसे ही रास्ते पर चलूं, ऐसी भावना भक्त करता है। ये देव दर्शन है। देव दर्शन, देव दर्शन, देव को देखना, जिनेंद्र देव के दर्शन करना हो गया सामान्य बात। और देव के दर्शन मतलब देव की श्रद्धा होना, सच्चे देव की श्रद्धा, और सच्चे देव का बताया हुआ जो मार्ग है वो भी हमें उसकी भी श्रद्धा है। मतलब देव दर्शन में सब गर्भित है, पूरा जैन दर्शन आ गया। यही तो हमें होना है, यही तो पूरी जिनवाणी में सिखाया है ना। तो देव दर्शन में बहुत गंभीर अर्थ हैं, और इसीलिए ही बचपन से ही हमारे माता पिता हमसे कहते आए कि बेटा दर्शन करके आओ, पहले दर्शन करो फिर भोजन करना, फिर कुछ खाने मिलेगा, जाओ दर्शन करके आओ। तो ये संस्कार क्यों मिले कि उसके पीछे जो हमारे बुजुर्गों की जो परंपरा ही चली आई है पूर्वजों की, उसके पीछे यही रहस्य है। देव के दर्शन करेगा तो एक दिन आत्म दर्शन भी करेगा। देव दर्शन होंगे तो पूरे जिनवाणी का रहस्य समझ में आएगा और आत्मा की अनुभूति करके मोक्ष जाएगा, भगवान बनेगा एक दिन, है ना। जो हमें बनना है उसके हम दर्शन करते हैं, पहले नंबर उसको ही देखते हैं, देखना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए देव दर्शन की ये परंपरा है जैनियों में। अब दिनचर्या, दिनचर्या में क्या महत्वपूर्ण बातें आई हैं?
दिनचर्या तो यहाँ आदर्श बालक की दिनचर्या बताई है, तो कोई एक जन आदर्श बालक की जो दिनचर्या यहाँ बताई है वो बता दें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आई है वो आपको समझाना है, बताना है दिनचर्या में। चलिए देवदर्शन पहले दिनचर्या कौन बताएंगे? आदर्श बालक की दिनचर्या। सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है? नहीं, हाँ पल्लवी जी की इच्छा दिख रही है, बोलिए। हाँ आवाज आवाज। तो जो दिन भर के जो आचरण होता है उसको हम दिनचर्या कहते हैं। इसमें जो दिन भर के जो हम कार्य करते हैं वो हम इसमें बताते हैं। इसमें सबसे पहले हमें सूर्योदय के पूर्व उठना चाहिए, 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए, फिर आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए और फिर हमें अपने दैनिक कार्य शुरू करने चाहिए। हमें मतलब हमें नहाना धोना और शुद्ध होके हमें नहा धो के और उसके बाद फिर ब्रश वगैरह करके हमें मंदिर जाके फिर मंदिर जाके वहां पे आत्मा का चिंतन करके जब हम आते हैं हमें अपना 10-11 बजे तक हमें अपना भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर हमें अपने दैनिक कार्य जो हमारे रहते हैं वो हमें करके हमें शाम का सूर्यास्त से पहले हमें अपना खाना खा लेना चाहिए। और उसके बाद फिर हमें अपने जो रात के जो हमें अपने पाठ जो हमें पढ़ने होते हैं वो हमें 8-9 बजे तक अपना पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद फिर हमें जल्दी सो जाना चाहिए। उसमें ऐसा भी बताया था सर ने, मतलब जो हमारे जो आज की क्लास थी उसमें उन्होंने बोला था कि सूर्यास्त के 2-3 घंटे सोना, ऐसा आज मेंशन किया था कि उन्हें पहले बोला था 10 बजे सोना चाहिए और सुबह 5 बजे उठना चाहिए। ये तो उन्हें बहुत परफेक्ट मतलब अच्छा टाइम होता है। सुबह रात में 10 बजे सो, आप सुबह 5 बजे उठो तो आपसे अपना बेस्ट जो हो पाएगा वो आप कर पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब सोने के पहले भी कुछ करना था। नमस्कार मंत्र तो ये इस पर भी जोर दिया था कि देखो सो के उठे तो सबसे पहले नमोकार मंत्र का जाप किया, जिससे हमने अपने आदर्शों को याद किया कि ये हमें बनना है ना, ये सुखी है और ऐसा हमें होना है, हमें सुखी होना है। और आखिरी में जब सोने लगे तो उसके पहले भी हमने उनको ही याद किया, उन पंच परमेष्ठियों को, ठीक है। और आत्मा परमात्मा का चिंतन किया, सुबह भी और सोते समय भी आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हुए शांति पूर्वक स्वच्छ साफ बिस्तर पर सो जाना चाहिए, है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छा। और क्या रह गया? विद्यालय तो आप गई नहीं, पाठशाला गई नहीं, है ना? तो ये भी जोड़ना है। कोई जैसे 10-11 बजे के बाद का लिखा है तो, या भोजन के पहले भी लिखा हुआ है कि पाठशाला जाना चाहिए या स्वयं अध्ययन करना चाहिए, दोपहर में भी पढ़ना चाहिए, विद्यालय जाएं या फिर पाठशाला जाएं या स्वयं अध्ययन करें, है ना? और आखिरी में फिर उसी का तो गृह कार्य करेंगे और अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए आत्मा परमात्मा का चिंतन करके साफ बिस्तर पर सो जाना चाहिए शांति पूर्वक, ठीक है? हाँ, इसी को मैंने पूरा कविताबद्ध भी किया है, छोटी सी कविता बनाई है बच्चों के लिए, जिससे उनको कविता में गा गा के याद हो जाए। तो आपको कभी सुनाएंगे। और कौन देवलाली में कौन आता है आप में से? कोई बोल रहा था कि देवलाली मतलब सुबह और दोपहर में तो आते हैं, बस अभ्यास कक्षा में नहीं आते। वो किंजल जी है सर, वो आई नहीं है आज नहीं आई वो। अच्छा ठीक है। तो इस तरह ये दिनचर्या हुई। दिनचर्या में जो बहुत महत्वपूर्ण बात आई है पाठ में, वो आई है सफाई की बात, स्वच्छता की बात। अब आज दुनिया में स्वच्छता का कितना बोलबाला है। भारत में तो स्वच्छ भारत अभियान,
यहाँ स्वच्छता की बात कितनी सुंदर लिखी है। स्वच्छता केवल शरीर की नहीं है, मन की भी स्वच्छता है ना। और शरीर की स्वच्छता कैसे होती है? शरीर की स्वच्छता कैसे होती है बताओ? नहा धोकर और दांत होते हैं। हाँ, नित्य कर्म जो हम सुबह करते हैं, है ना, नहाना धोना, शौच आदि क्रियाएं, मंजन, ये सब चीजें करते हैं तो शरीर साफ रहता है। और स्वच्छ वस्त्र पहनना, घर की इसी साफ सफाई, वो तो है ही, इसमें लिखा नहीं है। तो ये स्वच्छता हो गई। अब मानसिक स्वच्छता मतलब मन की स्वच्छता कैसे हो, मन की साफ सफाई। बोलिए निधि जी। सर सुबह की क्लास वाला ही आंसर है कि आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है, वो कभी मैला या अशुद्ध हुआ ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें इस बात का ख्याल नहीं है और यही हमारी अशुद्धता का कारण है। तो क्योंकि हमें अपने आत्म स्वरूप का ख्याल नहीं है, हमें अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो इस कारण से हम दिन रात मोह राग द्वेष के कारण अपने को अशुद्ध मानते रहते हैं और होते भी रहते हैं। तो इसी अंदर की गंदगी की बात बताई गई है। तो जब तक हम पहचानेंगे नहीं, अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानेंगे नहीं, तो हमें शुद्ध होने का उपाय भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये सारे देव दर्शन होने के लिए क्या करना है? मानसिक स्वच्छता के लिए आत्मा का अनुभव करना है। जी, आत्मा का अनुभव करना, शरीर को भी स्वस्थ रखना है, क्योंकि एक ये भी एक मीडियम है। शरीर की स्वच्छता की बात तो हमने की, शारीरिक स्वच्छता। अब मानसिक स्वच्छता की बात कर रहे हैं। तो मन की स्वच्छता कैसे होगी? तो आपने जैसे बताया कि गंदगी कैसे होती है, मन में गंदगी कैसे पैदा होती है, तो दूर कर दें, है ना। और जैसे हम कोई ऐसी किताबें पढ़ें जिससे हमारा मन खराब हो जाता है, कोई टीवी में कुछ चीजें ऐसी देखते हैं कि जिससे हमारा मन खराब होता है, मन में राग द्वेष कसाएं पैदा होती हैं, है ना, कोई की निंदा प्रशंसा में लगे रहते हैं, उससे हमारा मन खराब होता है। तो जो चीजें ये हमारे मन को अस्वच्छ करती हैं, उनको हम दूर कर दें, उनका त्याग करें। और जिससे हमारा मन अच्छा रहे, जैसे अच्छा साहित्य पढ़ना, सत्समागम करना, भगवान जैन के दर्शन पूजन आदि करना, तीर्थ वंदना आदि करना, आत्मा परमात्मा का चिंतन करना, आत्मा का ध्यान करना, तो ये जो कारण है, इससे मन स्वच्छ होता है। आचार्य कहते हैं कि ध्यान ही स्नान है। मुनिराज स्नान नहीं करते ना, वो ध्यान करते हैं, इससे स्नान हो जाता है। क्योंकि आत्मा का स्नान तो ध्यान ही है, जिससे आत्मा में कोई रागादि विकारी परिणाम, अशुद्धता पैदा ही नहीं होती, साफ साफ हो जाती है कि नहीं। तो ऐसी ये बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बताया कि ये कौन कौन सी गंदगी है। तो शारीरिक गंदगी वो कैसे दूर करेंगे, और मानसिक गंदगी या आत्मा में उत्पन्न होने वाली गंदगी कैसे साफ होगी, ये दो चीजें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बताई हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये भगवान आदिनाथ, इसमें पाठ है, कहानी है संवाद में, तो वो तो आपको पढ़ना ही है। और उसमें कोई विषय ऐसा हो जो आपको और पूछना हो तो आप पूछ लेना। और इसके बाद है मेरा धाम। तो मेरा धाम में शुद्धात्म है ये, इसका अच्छा बताओ। इस पूरे बालबोध पाठमाला में कितने पाठ संवाद शैली में लिखे गए हैं? संवाद शैली, क्योंकि आदर्श वाचन में 3 पॉइंट आए हैं, 3 बिंदु हैं। कौन कौन से? संवाद शैली, गद्य शैली और पद्य शैली, 3 बातें बताएंगे। तो आप बताइए कि इन इतने सारे से, हाँ, 5 पाठ कैसे हैं संवाद शैली में? संवाद कौन कौन से सुलोचना जी? 1 मिनट सर। तो पहले के 2 छोड़ के बाकी सब तीर्थंकर भगवान, देवदर्शन, जीव जीव, दिनचर्या और भगवान आदिनाथ। बहुत अच्छा, मतलब है कि पहले के 2 और आखिरी का 1 छोड़ के बाकी 5 संवाद शैली के हो गए। बहुत अच्छा। अच्छा, और पहले 2 पाठ कौन सी शैली में है? हाँ बोलिए समता जी।
गद्य शैली में। गद्य शैली में है ना, ना वो उसमें संवाद है और ना वो कविता है, वो गद्य, कहानियां भी गद्य शैली कहलाती है। संवाद नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे कि भगवान आदिनाथ कहानी है लेकिन उसमें संवाद शैली में कहानी है, वो बातचीत हो रही है, ठीक है ना। तो पहले 2 पाठ नमोकार महामंत्र और 4 मंगल ये गद्य शैली के पाठ हैं, है ना। और आखिरी का पाठ मेरा धाम वो पद्य शैली का पाठ है, इसमें कविता है, ये गीत है, ठीक है ना। और बाकी के बचे हुए जो 5 पाठ हैं वो संवाद शैली में। चलिए, तो शुद्धात्म है मेरा नाम, किसका नाम? सुलोचना जी का नाम क्या है? सुलोचना है ये शुद्धात्म। लौकिक नाम सुलोचना है, वैसे सभी का नाम शुद्धात्मा ही है। तो शरीर का नाम है ना शुद्धात्म? नहीं, है आत्मा का नाम। हाँ, तो लौकिक नाम क्या मतलब होता है इसका? आपने कहा वो लौकिक, खाली इस भाव की पहचान, व्यवहार से मैंने इस भाव की पहचान है, बाकी शुद्धात्मा तो मैं त्रिकाल शुद्धात्मा हूँ ना। तो आपको ये बोलना चाहिए कि लौकिक नाम है सुलोचना, मतलब इस शरीर का नाम है सुलोचना, वर्तमान पर्याय का नाम है सुलोचना। मेरा नाम तो शुद्धात्म ही है, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये हमने जीवन में अच्छी तरह से समझ लिया है कि नहीं? तो ऐसी दृढ़ता आना चाहिए कि मेरा नाम ये नहीं है, निधि मेरा नाम नहीं है, पल्लवी भी नहीं है, सीता भी नहीं है और तनु भी नहीं है ना। ये मेरे नाम नहीं है, मेरा नाम है शुद्धात्म, ठीक है ना। शुद्धात्म किसी का नाम रख दें तो सुलोचना जी बताओ अब। शुद्धात्म प्रकाश भारल, अब रख सकते हैं। नहीं तो नाम, अब वो नाम जो रखा है वो किसका नाम है? शरीर का। फिर जैसे आपका नाम है सुलोचना, ऐसे तो सुलोचना जय कुमार और सुलोचना ये हुए हैं, है ना, महासती हुए हैं, तो उनका नाम भी है। अब निक्षेप है, ये तो नाम है। तो ऐसे शुद्धात्म नाम रख दिया, शुद्धात्म बोलते हैं तो शुद्धात्म जी आ जाते हैं। लेकिन शुद्धात्म आत्मा बोल रहे तो वो कहेंगे मेरा नाम थोड़ी आत्मा है क्या नहीं। तो हम स्वयं शुद्धात्मा है। गुरुदेव सुबह से बोलते हैं ना 5 बजे 5:30 बजे सीडी चलती, नहीं अभी तो थोड़े लेट चलती है। हमारे जयपुर में जब हम लोग पढ़ते थे तो 5 पहले नंबर गुरुदेव श्री का सीडी टेप प्रवचन होता था, तो उसमें हूँ परमात्मा छू ऐसी गूंज होती थी, सीडी चलती थी, प्रवचन होता था। तो जैसे ही बोला जाए कि परमात्मा, शुद्धात्मा, आत्मा, तो क्या हमें लगता है कि मुझे पुकारा जा रहा है, ये मेरी बात चल रही है। जैसे ही बोला किंजल उठो, तो हाँ मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया, है ना। लेकिन शुद्धात्म ऐसा बोला जाए तो चेतन उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, पंच प्रभु का ध्यान लगाओ, सरोवरों में कमल खिल गए, तुम भी ज्ञान कमल विकसाओ। ऐसे ऐसे बोला जाए। ये जागरण गीत है, ये मैंने जागरण गीत लिखा है, उसमें गीत को सुनने तो ऐसे आत्मन बोला, उसमें तो ऐसा लगता है कि मुझे जगाया जा रहा है, मुझे जागृत किया जा रहा है, कि है ना, ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम तो शुद्धात्म है। मात्र जानना मेरा काम, बाकी काम मेरे नहीं, जानना ही मेरा काम है। रोटी बन गई, धन आ गया, चला गया, घर में जो भी कुछ हो रहा है सब, मैं तो वास्तव में जानने ही वाला हूं और कुछ करता ही नहीं। मैं जीव मानता है कि मैं करता हूं, इसलिए सुखी दुखी होता है। जिस समय मानने लगेगा मैं जानता ही हूं, उस समय जानने वाले को जानता रहेगा और सुखी हो जाएगा, है ना। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मेरा घर कौन सा है, उसका एड्रेस क्या है? मुक्तिपुरी है मेरा धाम। ये धाम तो बदलते रहते हैं जो घर है ना।
नाम अनेक धराए और हम तो कभू न निज घर आए। भजन है कि नहीं? तो हमने तो अनेक घर बनाए, अनेक घर बदले, अनेक गतियां बदली, लेकिन मेरा धाम वास्तव में वो है जहां बसने के बाद कभी हम यहाँ वहां जाते ही नहीं, है कि नहीं? मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। क्या मिलता है उस मुक्तिपुरी जो मेरा धाम है? वहां पूर्ण विश्राम, पूर्ण आनंद मिलता है। और हमें अपने घर में, जो अपना घर है जहां आप बैठे हैं, उसमें आनंद मिलता है, पूरा पूर्ण विश्राम। अरे भैया सुबह से ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, है होता है कि नहीं? तो कहाँ विश्राम है? तो ये मेरा घर है ही नहीं। मेरा घर तो वो है मुक्तिपुरी। अब वहां की क्या विशेषताएं हैं? ये घर में तो भूख प्यास भी लगती है और आप जल्दी जल्दी इंतजाम भी कर लेते हैं, है ना? वहां तो बड़े बहुत सुंदर व्यवस्था है, जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, मतलब शारीरिक कोई रोग नहीं है, और कोई कोरोना महामारी भी नहीं प्रभावित करती, है कि नहीं? और आदि व्याधि का नाम नहीं है। आदि अर्थात क्या होता है? मानसिक रोग। और व्याधि क्या होती है? शारीरिक रोग। लिखा फुटनोट में। तो कोई मानसिक रोग नहीं होता, कोई शारीरिक रोग नहीं होते। ये मानसिक रोग ही है, कसा तुनक मिजाज होना, बार बार गुस्सा आ जाना, कि घमंड हो जाना कोई बात पे, ये भी मानसिक रोग ही है ना? मन का संतुलन बिगड़ जाना, ये भी मानसिक रोग है ना? कुछ भी चिंतन करते रहते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं, ये सब मानसिक रोग हैं, मानसिक बीमारी है ना? वहां नहीं है ये बीमारी, क्योंकि आत्मा के स्वभाव में ही नहीं है। जैसे हम आत्मा का अनुभव करेंगे तो ये बीमारियां होंगी नहीं। और व्याधि अर्थात शारीरिक रोग, वहां शरीर ही नहीं है तो शारीरिक रोग कैसे होंगे, है ना? और सत शिव सुंदर मेरा धाम। सत शिव सुंदर का फुटनोट में अर्थ दिया है। सत अर्थात सच्चा, शिव अर्थात कल्याणकारी, आनंदकारी, और सुंदर। सुंदर, सुंदर का अर्थ, अब सत है वही सुंदर है, शिव है वही सुंदर है। सुंदर का मतलब देखने में सुंदर से नहीं है। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। अभेद रत्नत्रय रूप परिणत आत्मा जो शुद्धात्म तत्व है, वही 3 लोक में सबसे सुंदर है। ठीक है ना? और वो सुंदरता मोक्ष अवस्था में प्रकट हो जाती है, तो वही सुंदर है। जहां उपयोग रमे वो सुंदर है कि नहीं? अब ये जो धाम है हमारा, ये हमें कैसे प्राप्त होगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान धरेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, निजा चिदानंद रसपान करेंगे। ठीक है? सब सुखदाता मेरा धाम। अब देखना प्रोसेस पूरी बताई है। पहले क्या करना? भेद विज्ञान, जीव अजीब वाले पाठ में बताया ना, जैसा ऐसा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये भेद विज्ञान हो गया। स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर को जानता नहीं है। ऐसा अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जीव ने स्व के कोटे में रखा, ये स्व है। फिर स्व का निश्चय हो गया तो उस स्व का मतलब उस निज आत्मा का ध्यान किया। ध्यान करेंगे तो क्या होगा? आत्मा का ध्यान करेंगे तो क्या होगा कि राग द्वेष उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे। इस राग द्वेष का त्याग करेंगे, और राग द्वेष का त्याग हो जाएगा तो क्या होगा? चिदानंद रसपान करेंगे। चैतन्य का जो आनंद है वो प्रकट हो जाएगा, और उसका हम पान करेंगे, उसको भोगेंगे, उसका अनुभव करेंगे। और ऐसा अनुभव करते हुए हमें मोक्ष प्राप्त होता है, और वह अनंत आनंद स्वरूप है। सब सुखदाता मेरा धाम। ठीक है? इस तरह से यहाँ मेरा धाम पाठ एक कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है ये यहाँ पर हुई, और हम सबने पढ़ी, इसका मर्म समझा। आपसे भी बोला जाएगा कल से कि ये पाठ आपको समझाना है, तो आप जो स्टेप हैं उसके अभी सिखाते हैं। यहाँ क्लास में तो हुआ ही है, अभी अभ्यास कक्षा में मतलब अभी अपन उस पर भी चर्चा करेंगे।
आज तो पढ़वाया भी है उसी टेक्निक से जिस तरीके से आपको पढ़ाना है। तो आप इस तरह एक एक सोपान को याद रखें। सबसे पहले क्या किया था बताओ जिन कुमार जी ने? हाँ बोलिए समता जी, क्या किया था? बोर्ड कार्य। बोर्ड कार्य। बोर्ड पर क्या लिखा? क्लियर दिखा नहीं था पर कषाय पाठ पढ़ाया था तो कषाय। वही पाठ का नाम लिखा था। प्रकरण लिखते हैं, पाठ का नाम अथवा जो कोई पाठ का अंश होगा उतना प्रकरण बन सकता है, तो प्रकरण लिख देते हैं, ठीक है ना। तो वो बोर्ड कार्य हो गया। ऐसे उसमें बाकी चीजें लिखी ही रहती हैं, दिनांक है या विषय है और कोई। तो अभी अपन प्रकरण ही लिखना है बस। बोर्ड पर आए और सीधा प्रकरण लिख दिया। प्रकरण शब्द लिखना है और प्रकरण में क्या है, प्रकरण मतलब आज आप क्या पढ़ाने वाले हो वो आपने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया प्रकरण। बोर्ड कार्य। बोर्ड कार्य के बाद क्या किया बताओ, क्या किया था? पूर्व कक्षा का मूल्यांकन। पूर्व पाठ मूल्यांकन। तो ये क्या नाम पल्लवी जी लिख रही हैं, लेकिन ये आपको पेज नंबर 7 पर हमने कल बताया था, ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें। देखो पेज नंबर 7 पर। किताब नहीं होगी तो बात अलग है, लिख लो। किताब नहीं तो वो थोड़ा सा ना अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या है इसके अंदर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लिखिए, पूछिए, बार बार पूछिए, जब तक सीख नहीं जाए तब तक पूछिए। अभ्यास कक्षा इसी का नाम है। वही है जो आप बता क्या करना है उसके अंदर। सबसे पहले आप गए कक्षा में और आपने कहा कि जैसे कौन सा पाठमाला निकालने के लिए कहा था ना, जो पाठमाला लेने वाले हैं जो चल रही है वो आपने निकालने को कहा। तो उसके बाद आपने इतने में बोर्ड कार्य कर दिया और फिर आपने जो पूर्व में पढ़ाया गया पाठ है या तो वो कह दो कि कल हमने जो आपको पाठ पढ़ाया था और उसका गृह कार्य दिया था वो मैं अभी पूछ रहा हूँ, ऐसा कह के आप बोर्ड कार्य कर लो। और बोर्ड कार्य करने के बाद फिर आपको फिर पूर्व पाठ मूल्यांकन करना है। मतलब कि पूर्व में जो पाठ पढ़ाया था, मान लो कषाय वाला पाठ पढ़ाया आज उनने, तो कल पढ़ा चुके थे पाप वाला पाठ, तो उन्होंने पाप पाठ के अंदर से प्रश्न किए, है ना। अब आप पहले भाग में से मान लो जीव जी पढ़ा रहे हैं, तो इसके पहले क्या पढ़ा दिया गया है? शंकर भगवान हैं? देवदर्शन। क्या देवदर्शन है ना? देवदर्शन देवदर्शन पढ़ा दिया गया है। और देवदर्शन के पहले तीर्थंकर भगवान और चार मंगल और नमोकार मंत्र सब पढ़ा दिया है, तो वो भी पूछा जा सकता है। लेकिन अभी सामान्य प्रोसेस है, तो आप तो सिर्फ पूर्व पाठ का ही पूछें, जो पिछला पाठ हो। तो आपने आप जीव जी पढ़ाने वाले हैं, तो आप देव दर्शन के विषय में 2-3 प्रश्न कर लें, ठीक है। और ये पूर्व पाठ मूल्यांकन हो गया। अब मान लीजिए आप पहले ही पाठ पढ़ा रहे हैं, तो क्या करेंगे? पूर्व पाठ मूल्यांकन। नमोकार महामंत्र पढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे बताइए? चलो पूछ सकते हैं। हाँ किंजल जी क्या बोल रही? उस विषय के बारे में बच्चों को कुछ पता है या नहीं, वो पूछ सकते हैं। हाँ, क्योंकि नमोकार मंत्र तो बच्चे जानते हैं ना, बचपन से ही सिखाया जाता है, तो पूछ लें, है ना। उसी फिर आप पूछते जाओ थोड़ा और, ये नमोकार मंत्र, वो नमोकार मंत्र सुना देंगे आपको, ठीक है ना। और उसके बाद आप पूछो नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया है, तो वो कहेंगे, वो चुप हो जाएंगे कि हमें नहीं मालूम। बस यही तो चाहिए अपन को। तो छात्रों, आज हम नमोकार महामंत्र पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि नमोकार मंत्र का क्या अर्थ है ना, नमोकार मंत्र का जाप क्यों करना चाहिए, सब बातें समझेंगे। ये आपने कहा, जैसे उसके अंदर उत्सुकता पैदा हो गई, अरे मैं नमोकार मंत्र तो जानता हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि नमोकार मंत्र का अर्थ क्या है,
वो हमें क्यों जाप करना चाहिए, उसका फल क्या है ना, तो वह आज हमें बताएंगे। तो बड़े ध्यान से सुनने लगेगा। हाँ, है ना, यही तो अपन चाह रहे थे। तो ये हो गया उद्देश्य कथन। आपने जो बोला कि आज हम क्या पढ़ेंगे, ये उद्देश्य कथन। तीसरे नंबर पे देखो पॉइंट्स क्या लिखा, उद्देश्य कथन। तो आपने उद्देश्य कथन कर दिया बड़े रोचकता से। 3 पॉइंट हो गए, पूर्ण कार्य, पूर्व पाठ मूल्यांकन, उद्देश्य कथन। उसके बाद क्या करना, फिर अब आदर्श वाचन करना है। तो आपने कहा, तो छात्रों आप बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ पहला नमोकार महामंत्र निकालिए, पेज नंबर 3। सभी ने निकाल लिया पाठ, सबको मिल गया। ऐसे आपको थोड़ी एक्टिंग करनी है ना, ऐसे ही तो करते हैं टीचर। तो टीचिंग करनी है तो आपको ये करना होगा। इससे जागरूकता पता चलती है कि शिक्षक जागरूक हैं, सब बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं कि किसने क्यों, आपने क्यों नहीं, बोल दो, टोक दो एक आध बार, उसके ही मार्क्स मिलते हैं। ज्यादा मत टोकना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। एक आध बार टोक दो। क्यों किंजल जी आपने किताब क्यों नहीं निकाली है, जल्दी निकालिए, पेज नंबर 3। नहीं, बालबोध पाठमाला 2 नहीं, 1 में 3 नंबर पेज निकालिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए, मैं यहाँ से पाठ पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, और जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा आप में से किसी से भी मैं पढ़वा सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कह के आप फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये आदर्श वाचन के निर्देश हो गई। इतने जो मैंने पूर्व में बोले हैं, ये सब आदर्श वाचन के निर्देश हैं। ये सभी में ऐसे निर्देश दिए जाएंगे, सभी पाठों में। और निर्देश के बाद आप आदर्श वाचन शुरू करेंगे। आपने यहाँ से लेके वहां तक पढ़ दिया, जहाँ अनुमिति बनाई है, आपने पार्ट बनाए हैं, उसके भाग बनाए हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहले पढ़ेंगे, फिर उसको समझाएंगे, है ना। उसके बाद फिर अगले पार्ट को पढ़ाएंगे, पार्ट के भाग कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक एक, फिर आगे दूसरा, ऐसा। तो अब कोई छोटे छोटे पार्ट होते हैं तो अब 2 ही अनुमिति बनेंगे और एक दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन अनुमितियां तो बन रही है ना, उसके पाठ का अंश तो अपन विभाजित कर रहे हैं, वही अनुमिति है। आ रहा है ख्याल में पल्लवी जी को, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जैसे हमने नमोकार मंत्र और उसका अर्थ और उसकी महिमा का जो की गाथा है वो पढ़ दिया, और आगे उसका अर्थ पढ़ दिया। मान लो हमने इतना लिया पहली बार में, या नमोकार मंत्र उसका अर्थ ही ले लिया बस, जितना आपको ठीक लगे और जितने उसमें प्रश्न निकल जाए, क्योंकि आगे तो दूसरी प्रोसेस भी तो पूरी होना चाहिए, इसलिए वहां तक पढ़ें जहां तक आपकी पूरी प्रोसेस हो जाए, प्रक्रिया संपन्न हो। नहीं तो आपने थोड़ा सा पढ़ा और उसमें से अनुकरण वाचन तो हो जाएगा, जो आपने पढ़ा वैसा ही वो पढ़ेगा, लेकिन फिर बोधगम्य प्रश्नोत्तर क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर भी तो लिखाने पड़ेंगे। तो प्रश्न आना भी चाहिए उतने प्रकरण के अंदर, जितना आपने लिया उसमें से आना चाहिए, कुछ प्रश्न आना चाहिए जिसको आप लिखा सके और जिसके बोध वस्तुनिष्ठ पद्धति से जिनको तैयार करा सकें। आप देखना, आदर्श वाचन समझ में आ गया, अब अनुकरण वाचन कराना। तो आपने पढ़ दिया और पढ़ने के बाद आपने कहा अच्छा तो आप खड़े हो जाइए। अच्छा छात्रों आपने ध्यान से सुना, हाँ ठीक है। आप किंजल जी आप यहाँ से पढ़िए, मैंने पढ़ा है वो आप पढ़ के सुनाइए। तो उन्होंने पढ़ के सुना दिया, कि पहले अपन को एक निर्देश देना है, ध्यान से सुनना। यदि कोई पाठ संवाद शैली का होता, बातचीत होती, तो 2 बच्चों को खड़ा करते। ये तो गद्य पाठ है तो एक ही व्यक्ति पढ़ेगा, बराबर। तो आपको क्या निर्देश देना है, आपको निर्देश देना है छात्रों ये बालिका आपके सामने पाठ पढ़ रही है, आप ध्यान से सुनिए, यदि इनसे कोई गलती होती है तो उसको आपको नोट करना है, मैं आपसे बाद में पूछूंगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका फायदा कि सब बच्चे अलर्ट हो जाएंगे, एकदम
जागरूक हो जाएंगे। अरे बाद में गुरुजी पूछेंगे कि हम इनसे क्या गलती हुई, और गलती निकालने में तो बच्चे और माहिर होते हैं। दूसरे गलती निकालना हो तो बिल्कुल मजा आता है उनको, तो एकदम अलर्ट हो जाएंगे, लगे रहेंगे, वो उतनी देर सुनेंगे ध्यान से। बस यही तो चाहते हैं अपन कि बच्चों अनुशासन बना रहे, ध्यान से सुने बच्चे, बार बार सुने तो सीख जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, अनुकरण वाचन हो गया। फिर आपको पूछना है, अच्छा छात्रों आप बताइए कि इन्होंने क्या गलती की। चलो निधि जी आप बताएं इन्होंने क्या गलती की। दूसरे ने किसी ने बता दी। ऐसे सबने थोड़ा थोड़ा बताया, और फिर आपने निर्देश दिया कि इस तरह सुधार करना चाहिए। ऐसे आपने अच्छा पढ़ा, लेकिन और सुधार करें जिससे आप और अच्छा पढ़ सकें। ठीक है, बैठ जाइए। इस तरह हम उनका अनुकरण वाचन का ये स्टेप पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, आदर्श वाचन का अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन के बाद व्याख्या। व्याख्या में क्या क्या, दो चीजें मुख्य हैं, सामान्यार्थ विवेचन और विचार विश्लेषण। मतलब क्या कि यदि पद्य पाठ है तो सामान्यार्थ विवेचन होगा, सामान्य अर्थ बताएंगे, भाव बताएंगे आप, उसमें कोई परिभाषाएं या और ऐसी उसकी शब्दों का अर्थ बताने का महत्व नहीं है, भाव बताना महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि शुद्धात्मा में मेरा नाम का अर्थ बताया ना मैंने, ऐसे ये सामान्य अर्थ विवेचन हो गया। और बाकी जो पाठों के अर्थ बताया उसको समझाया, उदाहरण भी दिए, है ना। तो कुछ हमने उदाहरण भी दिए दूसरे ग्रंथों के, कोई कहानी भी सुनाई, कोई दृष्टांत भी दिया। तो ये सब जो तरीका है ये गद्य पाठों के लिए है, गद्य पाठ और संवाद वाले पाठ, है ना। इसमें हम विचार विश्लेषण करेंगे। विचार विश्लेषण में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इसमें लिखा है ना, व्याख्या में। व्याख्या में लिखा है, व्याख्या में विचार विश्लेषण वाला पढ़ना, क्योंकि सामान्य अर्थ वाला तो कविता वाले पाठ में, और पॉइंट तो एक से ही है दोनों में। मूल्यांकन, संवाद, स्पष्टीकरण। मतलब विचार विश्लेषण जो होगा व्याख्या में, विचार विश्लेषण जो हो रहा है उसमें 3 स्टेप का ध्यान रखना। मतलब जो हम विचार विश्लेषण कर रहे हैं या व्याख्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसमें 3 तरीके से समझाएंगे, 3 स्टेप का यूज करेंगे हम। वो क्या, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है कि जो हमने पढ़ा पाठ का अंश बच्चों से भी पढ़वाया, अनुकरण वाचन करवा लिया, तो इतनी देर में बच्चों ने पढ़ा तो कुछ तो समझ में आया होगा उनको। जैसे हमने पाठ पढ़ा, आदर्श वाचन किया, फिर अनुकरण वाचन किया, तो जितना विषय पढ़ा गया है उसमें कुछ तो समझ में आया होगा बच्चों को। बस उसका मूल्यांकन करना, मतलब जांच करना है, एग्जामिन, देखना है कि इन बच्चों ने कुछ समझाया कि नहीं। तो उसके लिए आपको मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्न करने हैं, या उनसे पूछना है कि कौन कौन सी बातें आई इसमें। तो बताएगा, एक बच्चा कहेगा इसमें ये आया, इसमें ये आया, फिर दूसरा कहेगा इसमें ये आया। ऐसे एक एक बच्चे से आप पूछते जाओ, मुख्य मुख्य बिंदु, कोई परिभाषा बोलेगा, बस देख के बोलने दो अभी तो, है ना। समता जी का बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए पॉइंट, मूल्यांकन देख के बोलना है ना। तो देख देख के फटाफट पॉइंट बोल देंगी। तो ये मूल्यांकन हो गया। अब मान लो कोई बात छूट गई, कोई पॉइंट रह गया, तो आप फिर क्या करेंगे, संवाद के तरीके से उसको बताएंगे। संवाद मतलब बातचीत करेंगे बच्चों से, अच्छा इसमें ये भी बताया है क्या, हाँ ये रह गया, ये बताया, ये भी बताया है, ऐसी बातचीत करेंगे। फिर अर्थ निकलवाने की कोशिश करेंगे उनसे अर्थ निकलवाने की कोशिश करेंगे, है ना, कि अच्छा ये बताओ कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। जो पॉइंट उनने बताए थे निकाल के, और जो सारे निकल गए, संवाद के तरीके से भी आपने पूरे पॉइंट्स निकलवा लिए, जिनका विश्लेषण करना है, समझाना है जिनको। फिर आप कोशिश करें कि वे समझाएं, मतलब वे क्या समझा रहे हैं,
पहले ये देख लो उनको कितना समझ में आया। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को कितना समझ में आ गया है, अब हमें कहाँ तक उनको ले जाना है, कौन सी बात रह गई है, कौन सी बात अस्पष्ट रही, कौन सी बात गलत हुई, कौन सी क्या बात सही करना है। ऐसा हम अपने स्पष्टीकरण, जो तीसरा पॉइंट है, उसमें हम स्पष्टीकरण देंगे, विषय को स्पष्ट करेंगे। ठीक है ना, आया ख्याल में, है ना। इस तरह से विषय स्पष्ट होगा जितना अंश आपने पढ़ा है। और फिर अगला सोपान होगा जिसका नाम है प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर में सबसे पहले है बोधगम्य प्रश्नोत्तर। ये क्या होते हैं बोधगम्य प्रश्नोत्तर? अभी परिभाषाएं भी लिखी हैं बाद में, अभी आपको बस भाव समझा रहा हूं जिससे आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। तो बोधगम्य प्रश्नोत्तर अर्थात जितने भी प्रश्न उस पाठ के अंश से बन रहे हैं वो आपको प्रश्न और उत्तर लिखाने। उसमें आया जैसे जीव अजीब वाला पाठ है ना, तो उसमें आया जीव किसे कहते हैं। आपने बोला लिखो बच्चों जीव किसे कहते हैं। ये तो वैसे बोधगम्य प्रश्नोत्तर तो हम घर से ही लिख के लाते हैं, और वो लपेट फलक होता है ना, मतलब जो आपका ब्लैक बोर्ड जो लपेट लेते हैं ना, तो वो आप उस पर घर से पहले से लिख के लाओ और यहाँ टांग दो और कह दो कि आप चलो। इतना समझाने के बाद जब बोधगम्य में लिखवाने लगे ना तो वो आपने टांग दिया, और जैसे ही टांगा बच्चों ने टीपना शुरू कर दिया, मतलब लिखना शुरू कर दिया। तो ये बोधगम्य प्रश्नोत्तर तो आप खुद तैयार करके लाएंगे, और आप इस तरह से ही ला सकते हैं कि आपको ज्यादा लिखवाना नहीं पड़े। वो लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमने सामने उसको शो कर दिया, और वो आपको वो लिख लेंगे। आप चाहें तो बोल भी सकते हैं लिखा हुआ भी, जिससे कि कोई को समझ में अक्षर स्पष्ट नहीं हो या पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो वो पढ़ भी सके, और सुनने से भी याद हो जाता है। और इतनी देर हम क्या करेंगे, फिर वो लिखते रहेंगे, हम क्या करेंगे। तो आप बोलते रहो, वो लिखते जाएंगे, और सामने लिखा भी है ना। आप चाहें तो कॉपी में लिख के ले आओ, फिर बोर्ड पे चौक से लिख दो, लेकिन लिखाना है ये। कोई बड़े बच्चे होंगे तो आप बोलो, वो लिख लेंगे, है ना। ये तरीके हैं। कुल मिला के बोधगम्य प्रश्नोत्तर हमें लिखाना है। फिर क्या करना है, पूरे प्रश्नोत्तर लिख गए। अब जो प्रश्नोत्तर लिखे हैं उन प्रश्नों के उत्तर को आपको पाठशाला में ही तैयार कराना, मतलब सारी तैयारी यहीं करा देना है। फिर गृह कार्य देना, बताएंगे क्या गृह कार्य देना है ना, उसी को और पक्का करके आएंगे। तो 80% 90% तो तैयार हो ही गया। थोड़ी मेहनत तो करने दो उनको, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है ना। क्योंकि स्कूल का वर्क भी रहता है, बच्चों को दूसरे काम भी रहते होंगे, तो हम और लोड डाल देंगे तो फिर और बच्चे आएंगे नहीं, या वो प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर रहेगा तो माता पिता भी शिकायत कर सकते हैं। तो उनको ज्यादातर हम यही याद करा देंगे उनकी पद्धति से। ये एक प्रश्न का उत्तर लिया, एक परिभाषा ली, मान लीजिए जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। ये पूरी परिभाषा आपने बोल दी। देखो वस्तुनिष्ठ चल रहा है, ये वस्तुनिष्ठ के 4 सोपान लगाएंगे, आप सुनना ध्यान से। वस्तुनिष्ठ के 4 सोपान लगाएंगे। पहला है ना, जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं या नहीं। तो एक बच्चे से पूछ लो, बताओ, तो वो कहेगा कहते हैं, है ना। अच्छा आप बताओ कि इन्होंने सही बोला क्या, तो हाँ सही बोला, सही बोला, ठीक है। दूसरा लगा दो फिर, जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं या अजीब। देखो अब अभी तक तो है या नहीं बोला, अब उसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि जीव कहते हैं कि अजीब। तो वो कहेगा जीव कहते हैं, ठीक है। फिर हम वो शब्द गायब कर देंगे, शब्द तो याद होना चाहिए उसको। फिर हम कहेंगे
जो जानता देखता है उसे क्या कहते हैं? तो अब वो उसने 2 बार हो गया ना, तो इतना तो याद हो गया उसको, कहेगा तुरंत जीव कहते हैं, उत्साह भी रहेगा बच्चों। फिर अब चौथा जो सोपान है उसका प्रयोग करेंगे हम प्रश्नों का। तीसरा सोपान वस्तुनिष्ठ का कि जीव किसे कहते हैं। तो यदि ये बता दिया बच्चों ने, इसका मतलब बच्चों को याद हो गया है, 100% काम खत्म, याद हो गया। तो यही गृह कार्य देंगे तो बच्चे कहें हमें तो याद ही है, हमें कुछ और गृह कार्य भी दे दो, या अगला पाठ पढ़ के आना, और भी कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी दे सकते हैं हम, है ना, वो सब बताया है इसमें क्या क्या दे सकते हैं। अब वस्तुनिष्ठ के चारों सोपान हमने एक परिभाषा पे लगा दिए, अब दूसरी पे लगाना है, फिर तीसरी पे लगाना है, जितने भी उस अंश में है उतने लगाने के बाद फिर हम तैयार हो गया बच्चों को उतने प्रश्न उत्तर हो गए तैयार। फिर क्या करेंगे? सारांश कथन लिखा है, सारांश कथन अगला सोपान लिखा है क्या है? ठीक है, सारांश कथन क्या है? देखो 8वां सोपान लिखा है सारांश कथन, 8th नंबर। मतलब जो परिभाषाएं हमने अभी तक उनको याद कराई हैं, सिखाई हैं, समझाई हैं, उनको दोहरा देना, वो सारांश कथन हो गया। तो छात्रों आज अभी हमने पढ़ा कि जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं, जो जानता देखता नहीं है उसे अजीव कहते हैं। ये सारांश कथन हो गया, एक अनुमिति पूरी हो गई। अब हम कहेंगे तो छात्रों अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, बस वही प्रोसेस शुरू। फिर से आदर्श वाचन, उसके निर्देश, अनुकरण वाचन, उसके निर्देश, फिर से आए विचार विश्लेषण, वही पॉइंट, मूल्यांकन, संवाद, स्पष्टीकरण, व्याख्या हो रही ना, और उसके बाद क्या? फिर आपको बोधगम्य प्रश्नोत्तर कराने हैं, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पद्धति से आपको याद कराना है, और फिर सारांश कथन। और आज दिन पूरा हो रहा है, 2 अनुमिति बनाएंगे। दिन पूरा हो रहा है तो अगले सोपान बढ़ेंगे, क्या? समापन मूल्यांकन। अब आप सारांश कथन के बाद समापन करेंगे, एंड कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं आप। तो समापन मूल्यांकन होता है जिसमें हम तीसरे सोपान से पूछते हैं, मतलब जो 4 सोपान है ना, है या नहीं, यह है या यह है, और तीसरा है क्या है, चौथा है किसे कहते हैं। तो क्या है जिसमें एक शब्द छोड़ा था, बता। जो जानता देखता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चा कहेगा जीव कहते हैं, है ना। ऐसे 2-3 प्रश्न आप पूछ लेंगे दोनों अनुमिति से, और इसके बाद आप गृह कार्य देंगे। समापन के बाद लिखा है ना गृह कार्य, पल्लवी जी लिखा है कि नहीं? गृह कार्य पेज नंबर 8 पर आ गया। जी सर, जी सर, समझ में आई? तो ये छात्रों आज जो मैंने प्रश्न उत्तर लिखाए हैं सब अच्छे से याद करके आना। अब याद तो आपने करा ही दिए, तो उसको लगा वाह यार इतना सरल होमवर्क मिला है, याद ही हमें तो थोड़ा और पक्का कर लेगा। और फिर आप और भी कुछ कह सकते हैं कि कोई जैसे जैसे पाठ हो उस हिसाब से कुछ चार्ट बना के लाना हो, कुछ चित्र बना के लाना हो, जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आता है ना। कोई मॉडल बनवा, स्कूलों में जैसी पद्धतियां चलती हैं वैसे प्रयोग भी कर सकते हैं इसमें हम, है ना। और कुछ जैसे दिनचर्या वाला पाठ है तो आप देख कल बताना कि आपने दिनचर्या का पालन किया कि नहीं किया, क्या किया, कैसे। ये होमवर्क है, ये गृह कार्य है कि बच्चे दिनचर्या का पालन करें, है ना। तो इस तरह के प्रैक्टिकल मतलब प्रयोग परक आप गृह कार्य दे सकते हैं, ठीक है। घर में माता पिता को सुनाना है कि आपने क्या याद किया, ये भी एक गृह कार्य। अब आपको नहीं पता चलेगा कि वो सही बोल रहा है कि गलत, लेकिन नहीं भी बोलेगा वहां जाके तो क्या हो जाएगा, आपने गृह कार्य दे दिया। और ज्यादातर बच्चे करते हैं ऐसा। आप कहते हैं, शिक्षक यदि कहता है तो वो जाके ऐसा करते हैं, वो जाके पहले नंबर अपनी मम्मी को सुनाएंगे कि आज हमने ये पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा। मम्मी कहेगी भोजन बनाने दो
ये काम है, पढ़ा है मैं, वो करती जाएगी, ये सुनाते ही जाएगा। फिर आके कहेगा हमने मम्मी को सुनाया था, पापा को सुनाया था, दादा दादी को सुनाया था। तो आपका काम कितना बढ़ेगा, आपके स्टूडेंट बढ़ गए। एक स्टूडेंट ने 4 लोगों को सुनाया तो 4 स्टूडेंट और हो गया आपके। तो ये गृह कार्य है, ऐसे गृह कार्य दिया, ये प्रयोग परक हो गया, गृह कार्य हो गया। इस तरह 10 पॉइंट हैं। पढ़ाई जाने पद्धति वाली जो पद्धति है उसमें ये 10 बिंदु हैं, और इन 10 बिंदुओं के माध्यम से, इस प्रोसेस से, इस प्रक्रिया से हम अपना पाठ पढ़ाते हैं। ख्याल में आया होगा? सर इसमें स्पष्टीकरण में वो भाव भाषण परक विचार विश्लेषण वो स्किप करना है। जीवनोपयोगी विचार विश्लेषण और भाव भाषण परक विचार विश्लेषण। हाँ, ये क्या है, इसको शामिल करना है। तो स्पष्टीकरण के अंदर पारिभाषिक विचार विश्लेषण, मतलब जो परिभाषाएं आई उसको समझाना है। अब ये जीवनोपयोगी के भाव भाषण परक विचार विश्लेषण क्या है? जैसे अपन जीव अजीब वाला पाठ पढ़ रहे हैं, तो उसको भाव समझ में आया है कि ऐसा प्रश्न करना है। अच्छा बताओ, ये पेन जीव है कि अजीब? उसको यदि भाव समझ में आ गया होगा उस परिभाषा का, उस पाठ के अंश का, तो वो बता देगा कि अजीब है क्या नहीं? और मैं जीव हूं कि अजीब, तो यदि पहले ही अंश पढ़ा है तो क्या बोलेगा वो? हाँ, आप जीव हैं। और यदि वो आगे वाला पढ़ लिया होगा, जैसे हाथी वाला आया था आखिरी में, हाथी जीव है कि अजीब, तो क्या बोलता है वो? हाथी का आत्मा जीव है और शरीर अजीब है। तो वैसा जवाब देगा वो। भाव हसन उसको, मतलब वो भाव समझ में आ गया उसको। आप चाहें तो कोई घटना सुना सकते हैं, कोई कहानी सुना सकते हैं, और उसमें से आप पूछ सकते हैं कि इनमें से जीव कौन है, अजीब कौन है। कोई नमोकारमंद वाला पाठ चला है तो नमोकारमंद की कोई कहानी सुना सकते हैं, और उसके बारे में पूछ सकते हैं कि देखो ऐसा उसने किया तो क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा होता है क्या, इत्यादि। उद्देश्य कथन जब होता है तो वहां पर छोटा सा इंसिडेंट सुना सकते हैं क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए। उद्देश्य कथन में उद्देश्य कथन सरल, संक्षिप्त और रोचक होना चाहिए। तो यदि आप लंबा उदाहरण देंगे या लंबी कोई घटना बताएंगे तो उद्देश्य कथन का जो मूल भाव है वो खत्म हो जाएगा। तो वहां आपको पूर्व पाठ में से जिज्ञासा पैदा कर देनी है ना, पूर्व पाठ मूल्यांकन से, और उससे आप जोड़ के और उद्देश्य कथन करें तो उससे रोचकता भी रहेगी, सरल भी रहेगा, संक्षिप्त भी रहेगा, शॉर्ट एंड स्वीट, है ना, वो करना चाहिए। और आपने पूछा जीवनोपयोगी विचार विश्लेषण, तो जैसे जीव अजीब का आप पाठ कर रहे हैं तो आप ऐसा जीवनोपयोगी में क्या आएगा इसमें, जीव अजीब वाले में? तो जैसे कोई चींटी चल रही है तो वो जीव है कि अजीब है? तो क्या जीव है, तो उसको उसके ऊपर पैर रखना चाहिए क्या? नहीं। कीड़े मकोड़े घर में हुए हैं, रास्ते पर हैं, तो क्या करना चाहिए कि उनको मारना नहीं चाहिए, जीव है वो। उनमें भी हमारे जैसे, वो भी हमारे जैसे जानते देखते हैं, है ना, तो वो जीवन में उपयोग हो गया ना, ये आपने सिखाया तो उसकी उपयोगिता हो गई। जीवनोपयोगी विचार विश्लेषण, ऐसा जो पाठ हो उस तरह से आपको उसमें उपयोगी बनाना है। इसमें कोई कहानी भी सुना सकते हैं, दृष्टांत भी दे सकते हैं, है ना, और उसके जीवन में उपयोगी, मतलब जैसे कोई दान का प्रकरण चल रहा है, अब आपने कोई घटना बताई और उसमें बताया कि कोई जरूरतमंद व्यक्ति बताया या जरूरतमंद स्थान बताया। अब आप क्या करेंगे, आपके पास इतना पैसा है, ये है वो है, आप क्या करेंगे, या भोजन है आपके पास, वो भूखा है, तो क्या करेंगे, तो आप उसको बोलने दो, वो कहेगा हम अपना भोजन उसको दे देंगे, या उस भोजन में से थोड़ा सा ऐसा उसको दे देंगे, तो उसका भी पेट भर जाएगा और हमारा भी भर जाएगा, है ना। ऐसा ये जीवन में उपयोग किया उसने,
इससे पता चल रहा है। ये जीवनोपयोगी विचार विश्लेषण हो गया। और प्रश्नोत्तर भी ऐसे ही होंगे, फिर वो लिखवाने नहीं है। जीवनोपयोगी भावासन परक प्रश्नोत्तर लिखाने नहीं पड़ते, वो आपको पूछना है। जब बोधगम प्रश्नोत्तर आप पूछ लेंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ पद्धति से, फिर आप कोई इस तरह की घटना बता के या कोई इस तरह का प्रश्न करके, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं। ये स्कूलों में भी पढ़ाए जाते हैं ना, इस तरह पूछे जाते हैं वैल्यू बेस्ड। तो बस ऐसे ही है वो। तो ऐसे क्वेश्चन हम पूछेंगे और उसके बाद फिर बाकी का जो है करेंगे, सारांश कथन वगैरह सब चीज। ठीक है, और कुछ पूछना है? हो गया? तो अब आगे देखिए, अब ये पूरा लिखा हुआ जो अपन ने अभी समझा। हाँ पल्लवी जी बोलिए। मुझे बात पे कंफ्यूजन होता है कि हम तो हर चीज में क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, मतलब हम कुछ पढ़ाते हैं तो वो क्वेश्चन, आदर्श वचन में क्वेश्चन, उसमें सब में प्रश्न उत्तर ही चल रहे हैं। तो मतलब एक्चुअली ना प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ मैं उस चीज को कि मतलब किस टाइप से आज भी मैंने सुना था, पर मुझे इतना कंफ्यूजन हो गया कि मतलब हम हर चीज में प्रश्न उत्तर ही पूछ रहे हैं। मतलब हम मतलब कुछ भी होता है तो हम मतलब बच्चों से हमें कुछ जानना है कि बच्चों से कितना बच्चे समझ पाते, तो हमें उसमें क्वेश्चन पूछना है। बच्चे समझ गए कि नहीं, हमें उसमें क्वेश्चन पूछना है। हम कोई चीज समझा रहे हैं तो हमें उसमें क्वेश्चन पूछना है। तो सर है ना, उसमें कंफ्यूजन। बच्चों को भोजन कराती हैं? कराती हैं, तो उनसे भी है कि नहीं, और क्या चाहिए, पेट भर गया कि नहीं, ये लाऊं क्या, वो लाऊं क्या, वो भी आपका इंटरेक्शन होता है आपस में। फिर वो कहता है नहीं, वो कहता हाँ और लाओ, ये चीज पसंद आई, ये चीज नहीं पसंद आई। ऐसा होता है कि नहीं? फिर आपको संतोष मिलता है कि हाँ आज मैंने बच्चे भोजन करा दिया। ये ऐसी ये ज्ञान की डिलीवरी है, मतलब ज्ञान हम डिलीवर कर रहे, मतलब दूसरे को दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो उससे हम कैसे जाने कि वो उसको समझ में आया कि नहीं? तो कुछ पूछ के सोचना जी, बात मत करो, कुछ पूछ के, तो कुछ उसकी भाव भंगिमाओं को देख के, उसकी गतिविधियों को देख के, है ना, उसको कुछ काम दिया वो करके लाया कि नहीं, उसको देख के आप समझेंगे कि उसने पाठ समझा है कि नहीं समझा। इसलिए हर जगह आपको दिख रहा है कि प्रश्नोत्तर 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 हो रहे हैं, लेकिन सब जगह देखो अलग अलग तरह से हो रहे हैं। सबसे पहले जो हुआ वो पूर्व पाठ मूल्यांकन, तो उसका उद्देश्य अलग है। फिर बाद में जो आदर्श वाचन में तो कोई प्रश्न नहीं होता, उसमें आप वाचन करते हैं। हम मतलब रोचक ऐसा हम क्वेश्चन टाइप का उधर भी करते नहीं, इसमें आदर्श वाचन में प्रश्न नहीं होता। इसमें तो ये होता है कि आप ये कहते हैं कि छात्रों मैं अभी जो पाठ पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, मैं आपसे पढ़वा सकता हूँ। निर्देश दिया है आपने, प्रश्न थोड़ी किया। उद्देश्य कथन में भी प्रश्न नहीं करते हैं, पूर्व पाठ मूल्यांकन में प्रश्न करते हैं। पूर्व पाठ मूल्यांकन में ही प्रश्न किया गया है, उद्देश्य कथन में हमने उससे जोड़ते हुए अपने आज जो पढ़ाया जाना है उसको हमने बताया है। बच्चे को से पूर्व पाठ करते हुए, मूल्यांकन करते हुए हमने उसके देख लिया कि वो कहाँ रुक गया, कहाँ तक उसको आता है, कहाँ से उसको, मतलब पढ़ने के लिए भी तो कहा था ना, तो कुछ तो पाठ पढ़ के आएगा, घर से किताब पढ़ के आएगा, तो थोड़ा बहुत तो उसको आता होगा ना। तो वो आपने जान लिया। अब वो क्या नहीं समझ पाया, अब आप उसको यहाँ से जोड़ें। ये तो छात्रों आज हम इस विषय में समझेंगे, ये उद्देश्य कथन हो गया। जो वो नहीं जानता वो समझाना है, जो जानता है वो थोड़ी समझाना है, वो तो पक्का करना है।
ये प्रश्न हो गया, प्रश्नोत्तर हुए पूर्व पाठ मूल्यांकन। फिर और कहीं नहीं हुआ। आदर्श वाचन में भी प्रश्न नहीं है, अनुकरण वाचन में भी प्रश्न नहीं है। हाँ, आपने बच्चों को ये निर्देश दिया था कि जो ये छात्र पढ़ रहे हैं आपको ध्यान से सुनना है, उसमें कोई गलती होगी तो आपको बताना है, नोट करना है। फिर आप जब वो पढ़ चुके हैं बच्चे, फिर आपको पूछना है कि उनने ध्यान से सुना है कि नहीं सुना, कोई गलती तो नहीं हो गई, तो बताएंगे आपको, है ना। तो इसका उद्देश्य अलग है और ये कोई पाठ से रिलेटेड नहीं है। ये तो कोई स्पेलिंग गलत हुई होगी या कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, है ना, उच्चारण में, तो वो बता देंगे बच्चे। ठीक है, अनुकरण वाचन हो गया। अब आया विचार विश्लेषण का क्रम। व्याख्या में विचार विश्लेषण के 3 स्टेप होंगे, 3 पॉइंट होंगे। वो 3 कौन से होंगे? पहला मूल्यांकन, कि वो पाठ का अंश जो पढ़ा गया है अभी आदर्श और अनुकरण वाचन में, उसमें से क्या उसने कुछ समझा है। यदि उसने समझ लिया है तो वो हम क्यों समझाएं, है कि नहीं। जो नहीं समझा है वो समझाना है हमें। तो ऐसे जो आजकल की तो प्रोसेस पद्धति है ना पढ़ाने की, इंटरेक्शन बोलते हैं ना। इंटरेक्शन मतलब आपस में बातचीत करके, आदान प्रदान करके छात्र और अध्यापक का इस तरह संवाद स्थापित होता है ना। और एक दूसरे से वो मतलब छात्र अध्यापक जो है वो छात्रों को ये समझते हैं कि उसको कितना आता है कितना नहीं आता है, तो वो फिर उसको उतना सिखाते हैं। तो इंटरेक्शन तो आजकल बहुत प्रेरणा दी जा रही है पूरा बोर्ड्स में, जितने भी स्कूल हैं, है ना। हाँ जी, समता जी क्या बोल रही हैं? जैसे कि 10 बच्चे हैं क्लास में, तो 2-3 को कुछ समझ में आया पर काफी बच्चों को नहीं समझ में आया है, तो फिर पूरा स्पष्टीकरण करना है। हाँ, करना ही है। स्पष्टीकरण में तो सारे बिंदु आपको करने हैं, और भले ही वो बता देंगे लेकिन इतना तो बता ही नहीं पाएंगे जितना आप बताना चाहते हो। तो इसलिए स्पष्टीकरण तो करना ही है सारे पॉइंट्स का, सारे बिंदुओं का समझाना है उदाहरणों से। तब तो बच्चे ये समझेंगे कि अरे हमने तो इतनी समझा था, इसमें तो इतनी गहराई है, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई थी। जैसे कहते हैं अहो मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी, तो उन्हें खबर पड़ेगी हमारे गुरुजी ने हमें ये बात बताई, ये तो मैं समझ ही नहीं पाया था, घर से भी पढ़ के आया, यहाँ भी पढ़ा, इतना माथा मारा, इसके बाद भी समझ में नहीं आया, लेकिन गुरुजी ने हमें ये बात समझाई, है क्या नहीं। इस तरह से स्पष्टीकरण में तो सभी बिंदुओं को कवर करना है, स्पष्ट करना है, जहां आवश्यकता लगती है वहां आपको समझाना है। हाँ जी, जैसे कि व्याख्या जैसे 3 पार्ट में बताई कि मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण, तो उसमें फिर से ये सामान्य अर्थ विवेचन और विचार विश्लेषण, फिर ये क्या चीजें हैं सर फिर व्याख्या में? ठीक है, अभी बताया था, कौन बता सकता है इसका जवाब? दीदी जी बताइए। यदि व्याख्या में ये 3 बातें हैं तो फिर ये क्या है? सामान्य अर्थ विवेचन में भी वही 3 पॉइंट हैं और विचार विश्लेषण में भी वही 3 पॉइंट हैं। सामान्य विवेचन पद में है और विचार विश्लेषण गद्य में है। हाँ, गद्य पाठ और संवाद वाले पाठ होंगे तो विचार विश्लेषण के 3 पॉइंट लगाना है। 3 ही तो पॉइंट हैं, लेकिन 3 पॉइंट वो विचार विश्लेषण वाले लगेंगे। और यदि पद्य पाठ है, कविताएं हैं, गीत है, तो उसमें आपको ये सामान्य अर्थ विवेचन वाले 3 पॉइंट का प्रयोग करना है। ठीक है सर, एक मुझे और कंफ्यूजन था कि मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण ये सामान्य अर्थ विश्लेषण में भी और विचार विश्लेषण में कॉमन है ना, दोनों में, है ना। हाँ, तो ये बताइए, अगर कोई गद्यांश में है चैप्टर, कोई पाठ गद्यांश में है, तो भाषा विचार विश्लेषण, भाव भाषण परक विश्लेषण, जीवनोपयोगी विचार विश्लेषण करेंगे फिर नहीं, पहले तो वही आएंगे ना,
पहले तो मूल्यांकन जी सामान्यार्थ विवेचन वाले कर रहे हैं, तो उसमें मूल्यांकन मतलब जो आपने मान लो मेरा धाम कविता पढ़ाई, तो आप पूछें उनसे कि उनने क्या समझा है, आपका नाम क्या है या जो भी। और उसके बाद संवाद, बातचीत हो रही है, जो चीज बता पाए वो आप बातचीत करके समझाना है। तीसरा उसको स्पष्ट करना है, जो पॉइंट जो बात रह गई है, जो नहीं समझ में आई होगी उनको, या 2 बच्चों को आई बाकी को नहीं आई तो भी समझाना है सबको। फिर आप ये पारिभाषिक विचार विश्लेषण, मान लो कोई परिभाषा है तो नहीं, जैसे मान लो देवस्तुति आएगी अभी, वो भी तो पद वाला पाठ है, उसमें तो वीतरागी सर्वज्ञ हेतोपदेशी की परिभाषाएं भी आई हैं, पीछे दिए ना, वीतराग सर्वज्ञ तंकर भविजन की पूर्वास। तो वीतराग क्या है, सर्वज्ञ क्या है, हेतोपदेशी क्या है, ये आप बता सकते हैं। तो ऐसा आप ऐसे विवेचन में आएगा, फिर उसके बाद मूल्यांकन करना है ना। अंजल जी क्या बोल रही हैं? मैंने बोला कि पद्य जो है, समझो वितराग, ये जो स्तुति है, तो उसको एक्सप्लेन करना है, तो वो व्याख्या में जो क है सामान्यार्थ विवेचन, पहले उसे एक्सप्लेन करना है पूरा, मतलब वो सेक्शंस के हिसाब से, और फिर मूल्यांकन करना है, बराबर ऐसे ही है ना। सामान्यार्थ विवेचन में ही 3 स्टेप हैं, मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण। ऐसा थोड़ी कि सामान्यार्थ विवेचन अलग है और ये 3 पॉइंट अलग हैं। सामान्यार्थ विवेचन में ये 3 पॉइंट आएंगे। सामान्यार्थ विवेचन कैसे करेंगे आप? ये पहले आप मूल्यांकन करेंगे, फिर आप संवाद तरीके से पूछेंगे, बातचीत करेंगे जिससे विषय स्पष्ट हो, और फिर आपको जो पॉइंट्स आए हैं मुख्य उनको आपको समझाना है। एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण नहीं करना है, पहले कॉन्वर्सेशन करके उसके बाद जो भी समझाना है मेन वो। बिल्कुल। और ये पारिभाषिक विचार विश्लेषण तो कोई परिभाषाएं आई हैं तो नहीं आई हैं, सामान्यार्थ विवेचन में तो कोई जरूरत नहीं है। और भावभाषण परक परक विचार विश्लेषण, अरे रुकिए, आपने जो प्रश्न किया था कि सामान्यार्थ विवेचन में क्या भावासन और जीवनोपयोगी विचार विश्लेषण करना है, तो अब यहाँ देखिए, ये तो विचार विश्लेषण के पॉइंट हैं, लिखा ही है उसमें पारिभाषिक विचार विश्लेषण, भावासन परक विचार विश्लेषण और जीवनोपयोगी विचार विश्लेषण। ये तो विचार विश्लेषण करेंगे तब मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण के बाद ये 3 पॉइंट आएंगे। सामान्यार्थ विवेचन में तो केवल 3 आ रहे हैं, मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण, बस। उसमें जो बात जीवनोपयोगी आई है वो तो आपको बोलना ही है, जो भावभाषण कराने की बात आई है वो तो आपको समझाना ही है। लेकिन विचार विश्लेषण में विषय उदाहरण वगैरह देके, कहानी वगैरह के माध्यम से बहुत गहरा स्पष्टीकरण होता है, वैसा इसमें सामान्यार्थ विवेचन में नहीं होता। उसको भाव समझाना मुख्य होते हैं और उसमें कोई ज्यादा परिभाषाएं भी नहीं होती। इसलिए अभी करेक्शन कर लें कि सामान्यार्थ विवेचन हो रहा है तो उसमें 3 ही बातें होंगी, मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण। विचार विश्लेषण होगा तो उसमें मूल्यांकन, संवाद, स्पष्टीकरण के साथ साथ ये जो लिखा है पारिभाषिक विचार विश्लेषण, भावभाषण परक विचार विश्लेषण और जीवनोपयोगी विचार विश्लेषण, ये भी होगा। ठीक है, हाँ कुछ पूछना है, निधि जी को पूछना है? जी सर, मान लीजिए कोई पद्यांश है और सपोज वीतराग सर्वज्ञ तंकर वाली विनती ही है, तो पद्यांश थोड़ा सा पारिभाषिक भी है उसमें काफी, है ना। तो उस पद्यांश का मान लीजिए हमने मूल्यांकन किया, संवाद स्पष्टीकरण किया, उसके बाद उसकी परिभाषाएं भी बतानी होंगी, हाँ। सर्वज्ञ क्या है, अब उसको समझाना है, ज्यादा डिटेल नहीं जाते, लेकिन वीतराग क्या है, राग द्वेष से रहित है। वैसे भी उसने
तीर्थंकर और भगवान वाले पाठ में पढ़ लिया है ना? हाँ तो आप जी। वहाँ उसको पता है तो उसको रिवाइज कर देंगे। सर्वज्ञ क्या है, हितोपदेशी क्या है, तो वो पक्का हो गया। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं जो पद्य वाले पाठ में, सामान्य आते हैं, एक एक लाइन का एक एक बात का स्पष्टीकरण करते जाते हैं। ठीक है ना? तो कल कितने लोग पढ़ाएंगे? ये नहीं सोचना है कि हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं, तो अरे पढ़ाएंगे तभी तो आप पढ़ाएंगे, पढ़ा पाएंगे। जैसे तैरना सीखना है तो आपको तालाब में कूदना तो पड़ेगा। हाँ, बुद्धिमानी पूर्वक कूदना चाहिए, गहरे में नहीं कूदना है शुरुआत में। तो जहां तक आप डूबे नहीं वहीं तक कूदना है, लेकिन कूदना तो पड़ेगा। ऐसे यहाँ आपको एक बार कोशिश तो करना पड़ेगी। तो आप अपनी अपनी इच्छा से बालबोध पाठमाला भाग 1 के अंदर से एक एक पाठ चुन लीजिए और उस पाठ को आपको इस विधि से समझाना है। ठीक है? और कोई मान लो दूसरा व्यक्ति वही पाठ ले लेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, रिपीट हो जाएगा। अभी तो कई बार रिपीट होगा, तभी तो मंझेगा वो विषय, पक्का होगा। और आपको बार बार एक समझाएगा, दूसरा समझाएगा, तीसरा समझाएगा, कुछ नई बात मिलेगी, फिर आपको समझ में, अच्छा इसमें इतना भाव था। ये तो यही तो फायदा है प्रशिक्षण का, कि आपके विषय बहुत खुल जाता है, तो हमें भी फायदा होता है और जो जिन बच्चों को हम पढ़ाएंगे उनको भी फायदा होगा। ठीक है ना? इस तरह आप पढ़ाई जाने वाली पद्धति में प्रयुक्त सोपान के आधार से कल पढ़ाएंगे, तो पाठ की तैयारी करें। और इसमें ये सभी जो पारिभाषिक शब्द जो आए हैं इनके बारे में आगे पेज नंबर 8 पे नीचे बोर्ड कार्य क्या है, फिर अगले पेज पन्नों पर है ना पूर्व पाठ मूल्यांकन का जो अपन अभी समझाया ना वो सब इसमें लिखा है, तो आप इसको पढ़ लें एक बार। उद्देश्य कथन क्या है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, उद्देश्य कथन में संवाद, गद्य शैली, पद्य शैली, अनुकरण वाचन है ना, फिर व्याख्या, ये मूल्यांकन, संवाद, स्पष्टीकरण क्या है, सामान्य अर्थ विचरण, विचार विश्लेषण क्या है, जो आपको समझाया है वो यहाँ लिखा भी है। भावासन परक, जीवनोपयोगी विचार विश्लेषण क्या है, प्रश्नोत्तर, सभी तरह के प्रश्नोत्तर की परिभाषाएं लिखी हैं। तो आप इन सबको एक बार पढ़ें। तो कल आपको ये होमवर्क है पेज नंबर 16 तक 17 तक, जहां तक 10वां पॉइंट है वहां तक की पूरा पढ़ के आया। आज पूरा समझा दिया है मैंने, सारे 10 पॉइंट समझा दिए हैं। आप एक बार इनको अच्छे से पढ़िए, कोई बात समझ में नहीं आए तो नोट कर लीजिए, निशान लगा लीजिए। ठीक है? क्योंकि पूरा यहाँ भी पढ़ने का समय नहीं रहेगा, वहां तो पढ़ा ही चुके हैं ये सब। अब फिर मैं अपन ही यहाँ पढ़ेंगे, फिर समझाएंगे तो टाइम और ज्यादा खराब होगा। तो अब आपको समझा दिया पूरा, ये इसमें बोर्ड कार्य में क्या करना पड़ता है, उद्देश्य कथन में क्या है, सब समझा दिया है। अब आपको ये सब पढ़ना है, तो पेज नंबर 17 तक आप पढ़ के आइए। इससे आपको पता चलेगा कि एक बार पक्का हो जाएगा कि ये क्या चीजें हैं ये सब। फिर कोई कंफ्यूजन हो तो निशान लगा लें, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो 2 वर्क हो गए। एक तो एक पाठ आपको तैयार करना है अपनी इच्छा से, दूसरा आपको पेज नंबर 17 तक पढ़ के आना। ठीक? चलिए, अभी कुछ पूछना हो तो पूछिए। भैया जी, ऑनलाइन में बोर्ड कार्य कैसे करेंगे? अच्छा प्रश्न है, आप तो बस इशारा कर देना ऐसा। प्रकरण, कसाय, मतलब जो जीव अजीब, ऐसा हो गया हमारा, हम समझ जाएंगे कि आपने बोर्ड कार्य कर दिया। अब वैसे आप बोर्ड लगाएंगे तो अच्छी बात होगी, आप अपने घर में बोर्ड लगाएं और वहां बोर्ड पर पढ़ाएं। ऐसा भी तो देखा होगा आपके टीचर्स, मतलब बच्चों की टीचर्स पढ़ाते होंगे ना, स्कूल से ऑनलाइन क्लास लेते थे ना जब ये कोरोना काल में, तो कैसे बोर्ड पर पढ़ाते थे।
अपन को सीखने को मिल गया ये सब, है कि नहीं? तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इशारा कर दीजिए, बस ऐसा कर दीजिए, ये बोर्ड कार्य हो गया, उसका 1 मार्क मिल जाएगा आपको। और बोर्ड कार्य में और भी चीजें हैं, इतना तो है ही, बीच बीच में जो शब्द आते हैं, पारिभाषिक शब्द आते हैं या और भी बातें आती हैं, वो भी लिखना पड़ती हैं। टीचर्स लिखते हैं कि नहीं? तो जो लिखना पड़ता है वो सब बोर्ड कार्य ही है, लेकिन अभी बोर्ड कार्य में मुख्यतः है प्रकरण लिखना आप। ठीक, और पूछिए। ठीक है, तो बाल बोध पाठमाला भाग 1 हो गया हमारा। अब आपको इसके आधार से कोई भी एक पाठ लेके कल पढ़ाना है, और पेज नंबर 17 तक आपको पढ़ के आना है, सभी पॉइंट्स याद करना है, अच्छे से तैयारी करिए और कल पढ़ाइए। कोई दिक्कत होगी, कोई कमी रहेगी तो कल सुधार करेंगे, फिर परसों पढ़ेंगे, फिर अगले दिन पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ाते पढ़ाते आपको पढ़ाना आ जाएगा, तैरते तैरते तैरना सीख जाएंगे, है कि नहीं? चलिए, तो इस तरह आज की कक्षा हम पूर्ण करते हैं, और सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें, काय उत्सर्ग करें, इस तरह कक्षा को पूर्ण करें।